चर्चा और चिंतन आपने हमारे नागपुर को, इस खूबसूरत संतरा नगरी को, और हमारे बड़े भैया जो राष्ट्रपति पदक विजेता है, और मेरे बड़े भाई है, मैं इन्हें दद्दू कहता हूँ, सब लोग दया भैया कहते हैं, मैं दद्दू कहता हूँ। मेरा सवाल जो रहेगा, पहले तो अभिनंदन अभिवादन है आप लोगों का कि हमारे संतरा नगरी को अबू धाबी में भी प्रसिद्ध कर दिया, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हैं जो अपने क्षेत्र में महारथी हैं, इतने महारथी हैं कि सूरज को दिए नहीं दिखाए जाते। मैं तो एक छोटा जमीनी लाठी काठी वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरे दद्दू, मैं जो सवाल पूछूंगा निर्भीकता से उसका जवाब देंगे। थोड़ा तिखा है, हृदय स्पर्शी है, मार्मिक है, थोड़ा चॉकलेटी है। दो सवाल है। पहला कि पहले की भाजपा और आज की भाजपा में, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं पूछ रहा हूँ, न पदाधिकारी के नाते, एक नागपुर का एक भारतीय के नाते पूछ रहा हूँ, पहले की भाजपा और आज की भाजपा में क्या फर्क है? हम देखते थे पूर्व में कि जब जनसंघ और भाजपा हुई, 2 सीटों से शुरुआत हुई, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे दूसरे पार्टियों के जिन्होंने हिंदुत्व, सनातन, संघ और हमारे समान गुमनाम लोगों को बहुत गालियां दी, और आज वो नेशनल चैनलों पे डिबेटों में उस पार्टी के, उस भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने बैठे हैं कि हम अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और अपने आप को शून्य में खो जाते हैं। और आज राज्य हो या केंद्र की सरकारें हो, अगर जो बाहर से आयात किए हुए उम्मीदवार रहे, लोग रहे, गाली देने वाले कार्यकर्ता प्रवक्ता रहे, अगर वो पलट गए तो ऐसा लगेगा कि भाजपा कांग्रेस बन गई। तो पहले की भाजपा और अभी की भाजपा में क्या अंतर महसूस करें हम, और आप क्या उत्तर देना चाहें? जी। भृगु तुपकरी का नाम आपने सुना है? जी। ये भृगु तुपकरी वह थे जिन्होंने महाभारत सीरियल लिखा था। 3 बजरिया रहे हैं। वो जब नागपुर आए तो हमने उनका सत्कार किया, तो उनसे हमने पूछा कि रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? तो उन्होंने बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन ऐसा है कि जीवन की ऐसी कोई मर्यादा नहीं जिसका पालन उन्होंने न किया हो, और श्री कृष्ण चंद्र जी का जीवन ऐसा है कि जीवन की ऐसी कोई मर्यादा नहीं जिसका उन्होंने उल्लंघन न किया हो। तो यही अटल जी और मोदी जी में अंतर है, और यही परिवर्तन भाजपा में हुआ है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। कहीं तो ऐसा लगता है दद्दू कि सामान्य विचारधारा का कार्यकर्ता जो है वो आज भी दरी उठा रहा है, कुर्सी पे कुर्सी चढ़ा रहा है, और अपने आंसू को मुस्कुराहट में छुपा के दूर बैठा है। और जो चापलूस थे, चाटुकार थे, दरबारी थे, वो बहुत आगे बढ़ गए और उस हीरे के समान चमकने लग गए। जो असली हीरा था वो छुप गया। तो कहीं ना कहीं तो इस पीड़ा का जवाब आपसे हम लेंगे, और पार्टी भी शायद कहीं ना कहीं दे। खैर, ये लंबा विषय है, हम आपसे जरूर लेंगे। और दूसरा विषय है कि आपने खेल के लिए बहुत कुछ किया, और मेरी जो जीवन की लड़ाई है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसाय और बाजारीकरण रोकना, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं एक पिटीशन फाइल कर चुका हूं। पता नहीं वो फाइल का ऊपर आएंगे, खैर वो तो बात की बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक राजनेता के तौर पे, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे, और एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसके सह अध्यक्ष होने के नाते, जहां सारे राजनेताओं के स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट है, जैसे कुकुर मुत्ते होते उस टाइप के उग रहे हैं। चाय की टपरिया कम है, पान की टपरिया कम है, स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट, जिन्हें हम विद्या का मंदिर कहते हैं, और सामान्य व्यक्ति का बच्चा नहीं वहां पढ़ पाता, जा पाता है। एनजीओ काम कर रहे हैं, आपकी संस्थाएं काम कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कम है। तो आप शिक्षा के व्यवसाय और बाजारीकरण में हमारे साथ क्या साथ दे सकते हैं, और इसे रोकने के लिए क्या मुहिम कर सकते हैं, इसका जवाब जानना चाहूंगा आपसे। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा हुआ है। आप इसका उत्तर यदि बतौर एक तो महापौर के रूप में आपने कुछ निर्णय लिए हो, क्योंकि वर्तमान में आप अभी भी महापौर ही हैं, और आने वाले वर्ष में जब चुनाव होंगे तो आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी कई प्रकार के निर्णय लेने में। जी, दैनिक नागपुर महानगर पालिका ने इसी दृष्टि से 6 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए हैं। मुंबई की एक एनजीओ है जिसका नाम है आकांक्षा, उसके साथ मिलकर के महानगर पालिका ने प्रारंभ किया, और वहां पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है, इसकी नियुक्ति से लेकर के एडमिशन तक, इसमें कहीं भी
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर से लेकर के महापौर तक किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है, उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। वहां नौकरी के लिए एडवर्टाइजमेंट भी naukri.com पर निकलती है। कारण शिक्षक अच्छा होगा तो शिक्षा अच्छी दी जाएगी, और अगर रिश्तेदार ही शिक्षक बनेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निभाई जाएगी, शिक्षा के साथ समझौता हो जाएगा। इस अंतर्गत वो प्रकल्प शुरू है। आज 2021 में पहली बैच थी, और पहली बैच में हमने नर्सरी से लेकर के पहली क्लास तक शुरू किया था। अभी वो चौथी क्लास में पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी संख्या में बच्चे हैं और कतार लगा करके एडमिशन होती है, यह स्थिति है। महानगर पालिका में पुनः सत्ता आने के बाद, निर्वाचित जनप्रतिनिधि आने के बाद, यह जो 6 की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा, और गरीब बच्चा अंग्रेजी माध्यम की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से महानगर पालिका कृत संकल्प है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है, ये केवल महानगर पालिका तक नहीं, केवल झोपड़पट्टी के गरीब बच्चों तक नहीं, सामान्य लोगों के लिए है। मैं यकीनन आपके मत से सहमत हूं कि शिक्षा इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी अपने बच्चों को अच्छे संस्थानों में न पढ़ा सके। इसलिए शासन ने एक निर्णय लिया, और उस निर्णय के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 30% बच्चों को एडमिशन देने का निर्णय लिया, जिससे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चे भी है वो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 3 किलोमीटर के दायरे के अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सके। इससे बहुत बड़ी संख्या में समाज को फायदा हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षा की फीस कम होनी नहीं चाहिए करके। भारत सरकार ने इस दिशा में, बहुत सारी दिशा में, जिस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूतो न भविष्यते, विश्व में जैसे निर्णय नहीं हुए ऐसे निर्णय लिए, एजुकेशन के सेक्टर में भी इस प्रकार के निर्णय लेने की नितांत आवश्यकता है। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और शिक्षा आदमी उस बोझ को सहन कर सके, बोझ शब्द भी नहीं, सहजता से उसको निभा सके, इतना ही उसका शुल्क होना चाहिए। इस दृष्टि से होनी चाहिए। इस दिशा में मुझे लगता है कि आने वाले कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य करेंगे। हम लोग जो हमारे सजेशन हमारे केंद्र सरकार को भेजते हैं, उसमें वो सजेशन भी हम अपने माध्यम से भेजेंगे, पार्टी के सभी फोरम के माध्यम से भेजेंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें आपको सहजता से सुलभ होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत धन्यवाद। मैं बुनियादी मुद्दों पर आपसे बात